हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि DOSOL के जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और पॉलिटिकल ऑनर्स को लेकर यानी जो सेकंड सेमेस्टर का BA प्रोग्राम पॉलिटिकल ऑनर्स है उसको लेकर के हमारी स्पेशल सीरीज़ चल रही है, जिसमें 2 टॉपिक जो है वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आज का जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों वो न्याय को लेकर है। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। रॉल्स के संदर्भ में न्याय के अनुबंधवादी सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। अनुबंधवादी का मतलब है समझौता, समझौते वाला सिद्धांत जो है। तो बढ़ते हैं जरा आंसर की तरफ। जॉन रॉल्स उदारवादी विचारक थे। रॉल्स का कथन था कि राज्य का निर्माण समझौतों द्वारा हुआ है, कि जो राज्य बना है वो किससे बना है? समझौतों के द्वारा बना है। इस समझौते के अंतर्गत लोगों ने बहुत सीमित अधिकार राज्य को दिए हैं और बाकी अधिकार अपने पास रख लिए हैं। यानी अधिकतर जो अधिकार है वो लोगों के पास है। उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि इनमें सबसे प्रमुख जो संपत्ति का अधिकार है, जिसमें स्वतंत्र प्रतियोगिता, मुक्त व्यापार और समझौते की स्वतंत्रता आती है। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकारों में रॉल्स का कहना है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? सबसे प्रमुख अधिकार है दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। सामाजिक समझौते की तर्क प्रणाली का अनुसरण करते हुए, सामाजिक समझौते की जो तर्क प्रणाली है उसको अपनाते हुए रॉल्स ने ऐसी स्थिति की कल्पना की है जिसमें अलग अलग व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, अपने हितों, निपुणता और योग्यताओं से बिल्कुल अवगत नहीं है। यहाँ पे रॉल्स का कहना यह है कि सामाजिक समझौते के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं उनमें अपनी आवश्यकताओं का, अपनी योग्यता का, अपने अधिकारों का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। वो उन सभी से अवगत है, ठीक है, परिचित नहीं है। यह अपने लिए अधिक से अधिक फायदा चाहते हैं परंतु जोखिम उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी ये चाहते तो हैं कि इनको फायदा मिले परंतु बिल्कुल भी रिस्क लेना यानी कि जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। रॉल्स ने कहा है कि ऐसी अनिश्चितता, ऐसी लापरवाही की हालत में मनुष्य सबसे कम जोखिम वाला रास्ता चुनेगा, क्योंकि उसे अपनी योग्यता का ज्ञान नहीं है, ना ही अपने अधिकारों का ज्ञान है। तो वो ज़्यादा जोखिम ना उठा करके कम जोखिम वाला रास्ता चुनेगा और मांग करेगा कि उसको सबसे अधिक लाभ हो। इस संदर्भ में उन्होंने न्याय के 3 नियम बताए। प्रथम, समान स्वतंत्रता का नियम। इसमें राजनीतिक सहभागिता यानी राजनीतिक सहयोग का समान अधिकार मिले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि इसमें शामिल है। जबकि दूसरे में अवसर की उचित समानता का नियम शामिल है कि लोगों को एक जैसे समान अवसर दिए जाएं। और तीसरा, भेद मूलक नियम, अर्थात प्रारंभिक वस्तुओं के समान वितरण से किसी भी तरह की छूट को तभी उचित ठहराया जा सकता है जिससे सिद्ध किया जा सके कि इससे हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो तीसरा नियम दोस्तों जो है भेदमूलक नियम, इसमें यह कहा गया है प्रारंभिक वस्तुएं वो होती हैं जो शुरुआती बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं, जो लोगों की आवश्यकता है। तो जब राज्य द्वारा ऐसी चीज़ों का या ऐसे संसाधनों का समान वितरण किया जाए लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, तो किसी को भी दी जाने वाली जो छूट है वो तभी सही समझी जाएगी जब सबसे कम हीनतम, जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको उसका लाभ मिल रहा होगा, तब वो छूट, किसी को दी जाने वाली छूट सही मानी जाएगी, अन्यथा वो समाज में भेदभाव मानी जाएगी। ठीक है ना। तो सरकार द्वारा, राज्य द्वारा जो भी वस्तुएं बांटी जाए समान रूप से, उसमें सभी को और सबसे हीनतम व्यक्ति जो है उसको अधिक लाभ मिलना चाहिए। जॉन रॉल्स का कहना है कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी जो समाज में कमजोर आदमी को भी क्या मिल सके? न्याय मिल सके। जॉन रॉल्स प्रतिक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय की संज्ञा देते हैं। उनके कथन के अनुसार लोग विशेष पुरस्कार तभी प्राप्त कर सकेंगे, मतलब लोगों को पुरस्कार जब ही मिलेगा जब वे अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता का प्रयोग हीनतम गरीब लोगों के कल्याण के लिए करने को तैयार होंगे। सामाजिक जीवन को व्यक्तिगत लेन देन तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। सामाजिक जीवन में अगर आप रह रहे हो तो आप अपने पर्सनल लेन देन या अपनी पर्सनल जिंदगी में नहीं रह सकते। यह आपसी सहयोग का क्षेत्र है जिसमें सब मिलकर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। समाज में सबसे जो कमज़ोर कड़ी है उसको भी, जो यह कमज़ोर वर्ग जो है उसको भी मजबूत करना होता है, तभी समाज में न्याय होगा। रॉल्स के अपने शब्दों में न्याय वास्तव में पुरस्कार का सिद्धांत ना होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। यानी कि जो योग्य है उसको पुरस्कार ना दिया जाए, बल्कि जो ज़्यादा कम योग्य है या जिसको नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई, क्षतिपूर्ति कर दी जाए। ये सिद्धांत रॉल्स ने दिया है।
जॉन रॉल्स ने संवैधानिक लोकतंत्र को न्याय का अधिकार माना। वह एक ऐसी सरकार की कल्पना करते हैं जो सक्षम, शक्तिशाली है, वह प्रभावशाली हो। इसमें प्रतिस्पर्धात्मक यानी प्रतियोगिता अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो मिलनी चाहिए और सभी को विकास करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। सबको शिक्षा प्राप्त करने के भी समान अवसर मिलने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जॉन रॉल्स ने पूंजीवादी व्यवस्था को न्यायसंगत सही बताया। इसमें सभी लाभ अर्जित कर सकते हैं, सभी लाभ कमा सकते हैं, परंतु उनका कहना है कि न्याय इस प्रकार किया जाए कि पूंजीपति अपनी आय इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देंगे। सरकार उसे जनकल्याण में लगाएगी। इससे आय का कुल वितरण होगा, आय ठीक से बटेगी और इसका लाभ समाज के कमजोर वर्ग को भी होता है। अब यहाँ पे रॉल्स के सिद्धांतों की आलोचना की गई है, तो उसको देखते हैं। जॉन रॉल्स के सिद्धांत पर उदारवादियों और मार्क्सवादियों ने टिप्पणी की है। उदारवादियों ने उसे तर्कसंगत सिद्धांत बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। उनके अनुसार पूंजीवादी समाज में असमानताएं जरूर रहेंगी, इसके अलावा वह आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान देते हैं और राजनीतिक समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं। मार्क्सवादी जो है वो रूल्स की आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि वह पूंजीपतियों की प्रवृत्ति सोच को नहीं समझ सके। पूंजीवादियों की जो विचार है या जो उनके दिमाग में चल रहा है पूंजीपतियों के, वो जो रॉल्स है वो उनको नहीं समझ सके उन बातों को। वह संघर्ष की आवश्यकता को नकारते हैं कि संघर्ष नहीं होना चाहिए। संघर्ष के बिना पूंजीवादी शोषण को रोका नहीं जा सकता। जबकि मार्क्सवादियों का कहना क्या है कि पूंजीवादी शोषण को जब खत्म करेंगे जब क्या होगा, समाज में संघर्ष होगा, और वहीं जॉन रॉल्स संघर्ष को नकारते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा बिल्कुल खत्म होने को हो चुका है। आप देखिए, आप निष्कर्ष पे आते हैं। निसंदेह जॉन रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना की गई है, परंतु उसके सिद्धांत में एक पूंजीवादी ढांचे में समाजवाद को लाने का प्रयास किया गया है कि पूंजीवाद को बता करके समाजवाद को लाना चाहते हैं। एक ऐसे सिद्धांत की रचना की है जिसमें उदारवाद व लोकतंत्र के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सेकंड क्वेश्चन। रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब ये भी क्या है, एक दार्शनिक विचारक हैं जिन्होंने अपने विचार रखे हैं न्याय को लेकर के। तो रॉबर्ट नॉजिक क्रियात्मक न्याय के प्रबल समर्थक हैं। वह कहते हैं कि न्याय का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज्ञान व हित को सामने रखकर, अपनी ज़रूरत को सामने रखकर अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। रॉबर्ट नॉजिक ने ऐतिहासिक सिद्धांत, जी हाँ, ऐतिहासिक सिद्धांत को न्याय के विचार का आधार बनाया। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्तिगत संपत्ति की वर्तमान स्थिति अतीत के उचित वितरण का परिणाम है, यानी व्यक्ति को अभी वर्तमान में जो संपत्ति मिली हुई है वो अतीत में जो बंटवारा हुआ था, प्राचीन काल में जो चीज़ें मिली थी उसके अनुसार सही रूप से मिली है, तो उसे न्यायपूर्ण मान लेना चाहिए। यानी कि प्राचीन या पुराने समय में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति मिली हुई है, ठीक है, उस समय जो बंटवारा होना था वो हो गया, या जिसके हिस्से में जो आया वो मिल गया, तो उसको, प्राचीन चीज़ों को हमें न्यायपूर्ण मान लेना चाहिए। परंतु यदि अतीत में संपत्ति के अनुचित गलत वितरण के कारण संपत्ति का जो बंटवारा प्राचीन काल में हुआ है वो सही रूप से नहीं हुआ है, या उस समय कोई अन्याय हुआ है, तो उसका परिष्कार यानी विरोध उचित होगा, विरोध करना सही होगा। इससे रॉबर्ट नॉजिक ने परिष्कार का सिद्धांत कहा, यानी विरोध करने का सिद्धांत कहा, परंतु उसका विचार है कि परिष्कार के सिद्धांत को दूर तक, हमेशा लंबे समय तक लागू नहीं किया जा सकता। यदि हम पुरानी सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत से विवाद खड़े हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि सबको संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाए या हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ योगदान होता है, इसलिए प्रत्येक को उसका पुरस्कार मिलना चाहिए। विश्व में प्रत्येक व्यक्ति परिश्रम, मेहनत करके विकास में योगदान देता है। राज्य उसकी रक्षा करता है। इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं, दखल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि राज्य ने अधिकारों को नया रूप देने की कोशिश की तो वह स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध होगा। दो बार आ गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि यदि संपत्ति के अधिकार को सीमित करना है तो लोगों की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। संपत्ति का अधिकार सरकार चाहे कितना भी अपने अंडर में रखे, पर उससे लोगों की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि स्वतंत्रता की उपलब्धि आर्थिक और सामाजिक समानता की मांगों से बाधित नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता लोगों को आर्थिक और सामाजिक समानता के दायरे में मिलनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता मिले तो आर्थिक और सामाजिक समानता खत्म नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, ना ही वो रुकनी चाहिए। सरकार का सभी कार्यों में हस्तक्षेप वह नहीं चाहते हैं, वह चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूनतम जीवन स्तर जो ज़रूरतें हैं वो लोगों पर छोड़ दी जानी चाहिए कि लोग उनको आगे बढ़ाएं। आगे आते हैं, राज्य को रात्रिकालीन चौकीदार की संज्ञा देते हैं, यानी नॉजिक कहते हैं कि राज्य जो है वो एक चौकीदार की तरह है। ठीक है, राज्य को केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। रॉबर्ट नॉजिक ने संपत्ति के अधिकारों को मूलभूत अधिकार बताया कि वो जरूरी अधिकार है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन, खरीदना, बेचना सब शामिल है। सरकार को अधिक कर नहीं लगाने चाहिए। मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त उद्योग, मुक्त व्यापार और मुक्त स्वामित्व अधिकार, संपत्ति के अधिकार, ये सब इसी में आते हैं, संपत्ति के अधिकारों में। ठीक है, आगे आते हैं। रॉबर्ट नॉजिक ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार फल या परिणाम या पुरस्कार मिलना चाहिए। जितना व्यक्ति योग्य होगा उतना ही फल, परिणाम या पुरस्कार अधिक होगा। राज्य में किसी को विशेष पुरस्कार नहीं मिलने चाहिए। अब यहाँ पर भी देखिए आलोचना की गई है रॉबर्ट नॉजिक की बात की। आलोचकों के अनुसार रॉबर्ट नॉजिक का न्याय का सिद्धांत कल्याणकारी राज्य का विरोधी है, एक अच्छे राज्य का विरोधी है। यह पूंजीपतियों का समर्थन करता है, जिस कारण मजदूरों की भलाई असंभव होती है। ठीक है, यह आर्थिक शोषण को बढ़ावा देता है। मतलब नॉजिक ने जो सिद्धांत दिया है वो आर्थिक शोषण को बढ़ावा देगा, उससे मजदूरों को लाभ नहीं होगा। इस सिद्धांत की मान्यता है, सिद्धांत का मानना है कि राज्य का निर्माण समझौते के द्वारा हुआ है, राज्य बनाए समझौतों से। ठीक है, अब प्राकृतिक अधिकार आवश्यक है। समझौता सिद्धांत तर्कसंगत सही नहीं है। आते हैं निष्कर्ष पे। नॉजिक का न्याय का जो सिद्धांत है वो व्यक्तिवाद पे आधारित है, व्यक्ति पे आधारित है। यह सिद्धांत श्रमिक मजदूर के हित अधिकार की ओर नहीं देखता। आधुनिक आज के कल्याणकारी राज्यों में इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता और आज सीमित स्वतंत्रता को मान दिया जाना चाहिए। राज्य के अस्तित्व को कम नहीं किया जा सकता। हम राज्य की शक्ति को कम नहीं कर सकते और हो सके तो लोगों के अधिकारों को हम सीमित कर सकते हैं ताकि कोई अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग ना कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वैश्विक न्याय। वैश्विक न्याय पर संक्षिप्त नोट लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी दुनिया में लागू किए जा सकने वाले वैश्विक न्याय की कल्पना जॉन रॉल्स की रचना 1999 में प्रकाशित द लॉ ऑफ पीपल से निकली है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक बेहतर उदारवादी अच्छे समाज के संचालन के लिए भेदमूलक सिद्धांत को रेखांकित किया था। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है जॉन रॉल्स की, और जॉन रॉल्स ने क्या करा, एक अच्छे समाज की कल्पना करते हुए ये बताया कि एक अच्छा समाज वहाँ बनेगा जहाँ पे भेदमूलक सिद्धांत को अपनाया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में इस बात की रचना भी करी। आर्थिक और सामाजिक समानता को कुछ इस तरह से समायोजित यानी मिलाना चाहिए कि हीनतम जो गरीब स्थिति वाले व्यक्ति है उसको सबसे अधिक मुनाफा हो यानी कि फायदा हो। रॉल्स के अनुसार यह न्याय संबंधी विचार राष्ट्र की सीमाओं में लागू करने का है। अब रॉल्स ने जो ये विचार दिया है कि जिससे आर्थिक सामाजिक समानता लाई जाएगी तो उससे गरीब व्यक्ति को ज़्यादा लाभ हो, तो रॉल्स ने जो विचार दिया था ये एक देश के सीमा के अंदर लागू करने का था कि ये विचार देश के अंदर लागू होना चाहिए, देश के बाहर नहीं। परंतु चार्ल्स ब्रिज और थॉमस पॉगे का आग्रह है, ये जो दार्शनिक हैं इनका ये निवेदन है कि रॉल्स द्वारा पेश किया गया इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय विश्व के पैमाने पर लागू करना चाहिए कि ये जो रॉल्स ने बात बताई है ये एक देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लागू होनी चाहिए। परंतु रॉल्स ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत वैश्विक न्याय से संबंधित नहीं है, कि मैंने जो बात बताई है, रॉल्स कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो बात बताई है वो वैश्विक न्याय से संबंधित नहीं है, वो तो एक देश के भीतर लागू होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय की अपनी संकल्पना व्यक्त करने के लिए द लॉ ऑफ पीपल्स की रचना करके उन्होंने उन कानूनों को स्पष्ट किया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सी चीज़ें लागू होनी चाहिए उसकी बात उन्होंने कहाँ पे बता दी, द लॉ ऑफ पीपल्स में। ये किताब जो है इसकी रचना करके अपने प्रकाशन में उन्होंने बता दी। ठीक है, देश के लिए अंदर कर दी अलग बात बता दी और विश्व के लिए उन्होंने अलग से बात बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉल्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरफ मुड़ते हुए तय करते हैं कि उदारवादी लोग किस तरह की विदेश नीति का चयन करेंगे। उनके अनुसार इस समय उदारवादी लोगों के प्रतिनिधियों की आंख पर विशेष अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे उन्हें यह जानकारी नहीं है कि वह किस भौगोलिक क्षेत्र से हैं और उसकी शक्तियां क्या हैं। यानी उदारवादी समाज के जो प्रतिनिधि जो नेता हैं उनकी आंखों पे अज्ञान का पर्दा है और उन्हें ये नहीं पता कि उनकी शक्तियां क्या हैं। रॉल्स स्पष्ट करते हैं कि उदारतावादी लोग 8 सिद्धांतों व 3 संस्थाओं का चुनाव करते हैं। इन 8 सिद्धांतों में लोगों के समान होने,
उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करने, उनके द्वारा समझौतों और किए गए वादों का पालन करने, हस्तक्षेप की नीति, किसी के मामले में दखल ना देने की नीति पर चलने और आत्मरक्षा पर ध्यान देने की बात की गई है। इसके अलावा इन 8 सिद्धांतों में इस बात पर बल दिया गया कि लोग मानव अधिकारों का समर्थन करेंगे, मानव अधिकारों को मानेंगे, युद्ध के समय भी कुछ आचरण, कुछ व्यवहार संबंधी पाबंदियों का पालन करेंगे, युद्ध के समय भी कुछ कानूनों का पालन करेंगे और उनका कर्तव्य होगा व्यक्तियों का कि वे ऐसे लोगों की मदद करें जो प्रतिकूल सही स्थितियों के कारण न्यायपूर्ण या मर्यादित या शालीन राजनीतिक व सामाजिक अर्थव्यवस्था हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो न्यायपूर्ण समाज में भी लोग पिछड़ रहे हैं, जो राजनीतिक सामाजिक अर्थव्यवस्था या विकास का दायरा नहीं छू पा रहे हैं, ऐसे लोगों की भी मदद की जानी चाहिए। उनके अनुसार उदारतावादी लोगों द्वारा चुनी गई 3 संस्थाओं में से एक संस्था जो होगी, जो 3 संस्था बताई थी उनमें से एक संस्था लोगों के बीच न्यायपूर्ण व्यापार तय करेगी, दूसरी लोगों को कोऑपरेटिव बैंकिंग संस्था में उधार लेने में समर्थ बनाएगी जहां से वो अपनी मदद ले सकें, और तीसरी संस्था वही भूमिका निभाएगी जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निभाई जाती है, यानी कि विश्व में शांति लागू करने का। ठीक है, आगे आते हैं। रॉल्स के अनुसार इस तरह के लोगों की श्रेणी में आने के लिए 4 कसौटी पर शर्तों पर खरा उतरना जरूरी है। समाज को आक्रामक नहीं होना चाहिए, उसे अपना कार्य इस तरह से करना चाहिए जो कि दूसरे समाजों के लिए शांतिपूर्ण और सम्मानजनक हो। इसकी कानूनी व्यवस्था व न्याय के विचार को समाज के सभी सदस्यों के बुनियादी जरूरी अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। उनका मानना है कि उदारतावादियों और गैर उदारतावादियों की तरफ से इस प्रकार के अधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति उदारतावादी हो चाहे ना भी हो, लेकिन इन सब चीज़ों को सभी को लागू करना चाहिए। व्यक्तियों के पास विचार विमर्श, विचारों का आदान प्रदान करने की एक मर्यादित मतलब तय की गई प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें समाज के सभी सदस्यों के अहम हित, उनकी बातों को स्थान मिल सके। रॉल्स के अनुसार किन्हीं विशेष समाजों की संपन्नता में उस समाज की राजनीतिक संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि दुनिया में अगर कोई भी समाज कभी आगे बढ़ता है या विकास करता है तो उसमें उसकी संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संपत्ति जमा संसाधनों से नहीं, बल्कि संपत्ति या जमा संसाधनों से नहीं, बल्कि किसी खास समाज की राजनीतिक संस्कृति से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो संपत्ति जो जमा होती है वो संसाधनों से ना होकर के बल्कि राजनीतिक संस्कृति से जमा होती है। इसमें उस समाज की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं की बुनियादी संरचना को स्पष्ट करने वाली धार्मिक, दार्शनिक व नैतिक परंपराएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी पहलू मिलकर किसी समाज की संपन्नता को आगे बढ़ाते हैं, जो कि यहाँ पे रॉल्स ने ये बात कही है। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक था हमारा जो आज खत्म हुआ, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।